हेलो एवरीवन। सो कोवर्किंग स्पेस के अंदर मार्केट लीडर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं। कॉन कॉल भी हुआ है कल ही। सो सारी मेन चीजें डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा है एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री एंड गाइडेंस है। डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस अलग से करेंगे इस कंपनी का, मे बी जब EFC का रिजल्ट आएगा उसके साथ में करेंगे। बट आज हम आगे का आउटलुक एंड अपॉर्चुनिटी समझेंगे। सो ऑफिस का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो कोवर्किंग स्पेस के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है इस कंपनी की। पहला तो ये Tier 1 सिटी के साथ में Tier 2 सिटीज पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स के अंदर बहुत रैपिड एक्सपेंशन किया है इन्होंने। अगर आप EFC की मैनेजमेंट को सुनोगे तो उनका फोकस अभी Tier 1 सिटी के ऊपर ही है। उनका कहना है कि नेक्स्ट एटलीस्ट 1.5 ईयर तक Tier 1 सिटी में ही हमारा मोस्टली जो सेंटर आएगा वो वहीं पे आएगा। लेकिन ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जो है आज के टाइम पे 10% जो इनका प्रेजेंस है वो Tier 2 सिटी से आता है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लखनऊ में एंटर किया था। सो कंसिस्टेंटली वहां पे कंपनी एक्सपैंड करती जा रही है। बिकॉज इनका कहना है कि जो ग्लोबली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, इंडिया की जो कॉर्पोरेट्स है, MNCs हैं, वो सब Tier 1 मार्केट से शिफ्ट होकर के अब Tier 2 सिटी की तरफ एक्सपैंड कर रही है। बिकॉज सबका मानना है कि जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है इंडिया का, अगर हमको 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक जाना है तो नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स में Tier 2 सिटीज का बहुत मेजर रोल उसमें रहने वाला है। सो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी वहां पे भी काफी रैपिड एक्सपेंशन कर रही है। दूसरा, इनका अगर आप जो इनके ऑफिसेस होते हैं, जो इनके सेंटर्स होते हैं, वो कंपनी मैनेज एग्रीगेशन मॉडल पे ऑपरेट करती है उसको। जैसे EFC को आप देखते हो तो उसके मोस्टली स्टेट लीज मॉडल होता है। इस कंपनी का लगभग 66-70% जो सेंटर है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल पे होता है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कंपनी को कि इनको खुद से कैपेक्स नहीं करना पड़ता, यानी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो इन्वेस्टमेंट करता है। उस ऑफिस के जो फिट आउट है, जो उसका फर्नीचर फिटिंग है, ये सारा इन्वेस्टमेंट उसका लैंडलॉर्ड करता है। लैंडलॉर्ड का बेनिफिट ये होता है कि अगर वो रेंटिंग मॉडल के लिए जाएगा तो उसका जो यील्ड है वो बहुत कम होता है। 5 से 6% का ओवरऑल यील्ड मिलता है उसको, रेंटल यील्ड जो हम बोलते हैं। लेकिन अगर वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल पे आता है, क्योंकि वो खुद कैपेक्स कर रहा है, तो उसका जो यील्ड है, क्योंकि उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है उसके अंदर, वो 10 से 12% बढ़ जाता है। तो यानी उसने जो भी कैपेक्स किया है उस सेंटर के ऊपर, वो उसका 4 से 5 ईयर्स के अंदर उसका पूरा पे बैक हो जाता है। एंड देन वो जो लैंडलॉर्ड है उस पर एक अच्छा यील्ड जनरेट कर सकता है। सो ये इसमें बेनिफिट होता है। और इस कंपनी के लगभग 66-70% जो सेंटर्स हैं, वो ये मैनेज एग्रीगेशन मॉडल के अंदर ही कंपनी ऑपरेट करती है। प्लस इस कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि आज के टाइम पे ये एक होटल कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक होटल कंपनी को देखते हो, उनके 2-3 अलग अलग ब्रांड होते हैं। एक ब्रांड होता है जो स्पेसिफिक प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, प्रीमियम मार्केट को टारगेट करता है। एक ब्रांड होता है जो मिड मार्केट, मास मार्केट को टारगेट करता है। एंड एक ब्रांड होता है जो प्रीमियम टू लग्जरी काइंड ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है। सेम इस कंपनी का भी आज के टाइम पे इन्होंने 3 ब्रांड्स लॉन्च करे हैं। पहला तो ऑफिस स्पेस है, जो एक नॉर्मल ऑफिस को वर्किंग जो सर्विसेज होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। दूसरा, इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है ऑफिस गोल्ड। सो ऑफिस गोल्ड एक तरीके से प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करता है। एंड तीसरा, इसी इसी फाइनेंशियल ईयर में FY 25 में कंपनी एक नया ब्रांड लॉन्च किया है इन्होंने, ऑफिस इलीट करके। सो ये प्रीमियम टू लग्जरी वाले कैटेगरी में आता है। अब इससे मेन पर्पस क्या है ऑफिस स्पेस का, कि इनके अगर आप क्लाइंट मिक्स देखोगे तो लगभग 65-70% जो क्लाइंट है इनके कॉर्पोरेट MNCs हैं। अब कॉर्पोरेट MNC अगर एक कोवर्किंग के अंदर उसने अपना एक ऑफिस सेटअप किया हुआ है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि उस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के अंदर अभी कंपनी एक्सपैंड कर रहा है, अभी वो टीम बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट सर्विसेज अपना बिल्ड कर रहे हैं। एंड कल को चल के बहुत हाई चांस है कि वो अपना खुद का एक बड़ा ऑफिस सेटअप करेंगे। तो उस पॉइंट पे कि उनका क्लाइंट चर्न ना हो, तो वहां पे कंपनी ने ये 2 एडिशनल ब्रांड्स अपने लॉन्च करे, ऑफिस गोल्ड एंड ऑफिस एलीट, जहां पे कंपनी अपने बड़े क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट्स को, GCCs को, MNCs को प्रीमियम काइंड ऑफ सर्विसेज, लग्जरी काइंड ऑफ सर्विसेज वहां पे ऑफर करेगी। सो उससे हेल्प क्या होगा कि इस कंपनी के जो क्लाइंट कल को चर्न कर सकते थे वो इनके साथ में रिटेन हो जाएंगे। प्लस न्यू क्लाइंट एडिशन में भी, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में भी कंपनी को वहां पे हेल्प मिलेगा। तो ये इनका स्ट्रेटेजी है। ऑफिस एलीट जो है उसके अभी 2-3 सेंटर ही हैं, एक हैदराबाद में है एंड आई थिंक 2 बैंगलोर के अंदर है। लेकिन मैनेजमेंट का प्लान है कि उसको आगे और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। बाकी और भी काफी सारे नई चीजें उन्होंने लॉन्च करी है, सो उनके रिजल्ट के साथ साथ में उसको डिस्कस करेंगे। सो इनका अगर हम ओवरऑल अपडेट देखें FY 25 का, तो 1208 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने पूरे साल के अंदर। मार्जिन का इनका गाइडेंस था 1 से 1.5% का। इबिट्टा मार्जिन इन्होंने बोला था 1 से 1.5% हमारा इंप्रूव होगा। ओवरऑल 440 बेसिस पॉइंट से कंपनी ने मार्जिन इंप्रूवमेंट किया, मतलब गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने ओवर अचीव किया है। नंबर ऑफ सीट्स भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने 35,000 सीट्स ऐड करने का गाइडेंस दिया था। एक्चुअली में मोर देन 39,000 सीट्स इन्होंने ऐड करे हैं पूरे FY 25 के अंदर। देन Tier 2 सिटीज में लखनऊ में इन्होंने लास्ट क्वार्टर में एंटर किया था, और इसी साल कंपनी ने गुवाहाटी के अंदर भी एंटर करा है। प्लस एक और चीज अगर आप देखोगे तो GCCs
तो आ ही रहे हैं इनके पास में, लेकिन डोमेस्टिकली भी जैसे एनएसई एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड करा है इसी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है कि ऑफिस का जो ब्रांड है को वर्किंग स्पेस के अंदर वो काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। बिकॉज जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो अगर कहीं एक्सपेंशन को देख रही है तो ऑफिस आज के टाइम पे उनका एक वन ऑफ द प्रेफर्ड पार्टनर बनता जा रहा है। सो ये एक काफी काफी पॉजिटिव चीज है बिजनेस के लिए। देन इसके बाद ये सारे ऑफिसेस इन्होंने डेवलप करे हैं। इनका डिजाइन एंड बिल्ड का भी बिजनेस है, जैसे ईएफसी का है। सो इससे कंपनी ने 278 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है पूरे साल के अंदर। अब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च करे हैं एंड आगे एक एक करके इसको FY26 के अंदर कंपनी स्केल अप करेगी। सबसे पहले आपका ऑफिस कैफे। सो ऑफिस कैफे क्या है? आई मीन बेसिक टी कॉफी की सर्विसेज तो कोई भी को वर्किंग कंपनी जो है वो ऑफर करती है अपने स्पेस के अंदर, जैसे आप किसी भी कंपनी में देखते हो। लेकिन ये कंपनी एक पूरा फूड एंड बेवरेजेस वाले सेगमेंट के अंदर एंटर कर रही है, F&B वाले सेगमेंट के अंदर एंटर कर रही है। इनका आज के टाइम पे फोकस इस चीज के ऊपर है कि कोई भी हमारा क्लाइंट, चाहे कॉर्पोरेट हो, स्टार्टअप हो या फ्रीलांसर हो, एक बार अगर वो हमारे सेंटर में एंटर हो रहा है, एक बार हमने उसको ऑनबोर्ड कर लिया, तो जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हम उसकी इन हाउस फुलफिल कर सकते हैं, उतना ज्यादा हाई चांस है कि उसका चर्न नहीं होगा, मतलब कल को चल के वो उस ऑफिस को लीव नहीं करेगा। एंड अगर वो फर्दर एक्सपैंड कर रहा है तो ऑफिस ही उसका एक मेन पार्टनर वहां पे बना रहेगा। सो उसको उसको उसी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने ये ऑफिस कैफे फूड एंड बेवरेजेस वाले सेगमेंट में एंटर करा है। अभी 200 सेंटर्स में ये ऑफर कर रहे हैं इस चीज को, और मैनेजमेंट इसको FY26 में आगे चल के और स्केल अप करेगा। देन इको मोबिलिटी जो एक लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ में इन्होंने अभी रिसेंटली टाई अप किया है कम्यूटिंग सर्विसेज ऑफर करने के लिए। अब इसका क्या पर्पज है? जैसे हमने देखा कि कहीं इनके ऑलरेडी 65 से 70% जो क्लाइंट्स है वो कॉर्पोरेट एमएनसीज हैं। अब बहुत सारे कॉर्पोरेट एमएनसी इस वजह से भी ऑनबोर्ड नहीं होते हैं ऑफिस के साथ में, बिकॉज उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका आई मीन मे बी ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा हो सकता है, उसमें उनको प्रॉब्लम आ सकता है। सो उन सारी चीजों की वजह से ऑनबोर्डिंग का भी इशू रहता है कुछ कॉर्पोरेट एमएनसीज के साथ में। अब क्योंकि कंपनी खुद से ये कम्यूटिंग सर्विसेज ऑफर करेगी इनके साथ में टाई अप करके, तो अगेन आई मीन इनका क्लाइंट एक्विजिशन एक तरीके से ईजी हो जाएगा उसकी वजह से कॉर्पोरेट एमएनसीज के लिए। दूसरा, अगर आप स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या कोई नया बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सो उनके लिए भी बहुत हाई कॉस्ट होता है अगर वो एम्प्लॉयज को खुद से ये कम्यूटिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ में टाई अप करके। तो अगर ऑफिस उनको ये रेंटिंग सर्विसेज के साथ में अगर ये सारे सर्विसेज भी ऑफर करता है, तो अगेन क्लाइंट एक्विजिशन ईजी हो गया, क्लाइंट रिटेंशन ईजी हो गया। अब इससे हाई चांस ये बन जाता है कि कल को अगर वो कंपनी किसी और स्टेट के अंदर एक्सपैंड करता है, किसी और सिटी के अंदर एक्सपैंड करता है, तो एक तरीके से उसकी ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज बहुत रेयर आपको को वर्किंग कंपनीज दिखेगी जो इस तरीके की सर्विसेज अभी ऑफर कर रही है। तो ये कंपनी ने अभी करना स्टार्ट किया है। देन डिजिटली आईटी सर्विसेज कंपनी ने ऑफर किए हैं। कोई भी नया बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, फ्रीलांसर्स भी इनके क्लाइंट्स हैं, तो वो जब अर्ली स्टेज के अंदर है, उनको भी जो बेसिक ऑफिस आईटी सर्विसेज चाहिए वो भी कंपनी ऑफर करना स्टार्ट कर रही है। इवेंट मैनेजमेंट वाले सेगमेंट के अंदर भी इन्होंने एंटर करा है, मतलब कॉर्पोरेट्स के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इनके जो इवेंट्स होते हैं, कंपनी की खुद के जो कुछ पर्सनल बड़े बड़े मीटिंग्स हो गए, उसको उसको मैनेज करना, उस वाले सेगमेंट के अंदर एंटर करा है। सो बेसिकली ये सारे एक तरीके से आप बुके ऑफ सर्विसेज जो हम बोलते हैं उसके अंदर कंपनी ने एंटर किया है। इसका ऑफ कोर्स रेवेन्यू जो दिखेगा हमको पीएनएल के अंदर वो FY27 ऑनवर्ड्स दिखेगा, लेकिन मेन जो टारगेट है कंपनी का इस चीज से वो ये है कि क्लाइंट एक्विजिशन हमारा और इजी हो जाए, बिकॉज बाकी सारे प्लेयर्स से हमको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएगा। रेयरली कोई और प्लेयर्स हैं जो ये सारे सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और उसके साथ में क्लाइंट रिटेंशन हमारा स्ट्रांग हो जाए, उस पर्पज से कंपनी ये सारे सर्विसेज ऑफर करना इन्होंने स्टार्ट किया है। देन इनका ऑक्यूपेंसी अगर आप देखोगे ब्लेंडेड लेवल पे मेंटेन्ड है 73% पे, एंड जो मेच्योर सेंटर्स हैं मतलब मोर देन 12 मंथ्स 84% का ऑक्यूपेंसी उन सारे सेंटर से आ रहा है। 41% का ग्रोथ है कंपनी के ऑपरेशनल सीट्स के अंदर। सो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें, गाइडेंस इनका 35,000 सीट्स का था, टोटल 39,000 सीट्स इन्होंने ऐड करे हैं। प्लस जो फिट आउट के अंदर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 18,000 है, और अगर हम उन सीट्स को भी ऐड कर दें जिनमें LOI साइन हो चुका है, सो टोटल 1,63,000 सीट्स कंपनी के पास में अभी अवेलेबल है, मतलब बहुत जल्दी ये ऑपरेशन हो जाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में। देन 40% का ग्रोथ है कंपनी के MA सीट्स के अंदर, मैनेज एग्रीगेशन वाले मॉडल में, एंड अगेन 64% जो कंपनी के सीट्स हैं वो इसी मॉडल के अंडर आते हैं। तो कंपनी का कैपेक्स का रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है इसकी वजह से। देन एक्टिव क्लाइंट्स 3,000 से ज्यादा हैं, मतलब इन क्लाइंटों से मेरे को आज के टाइम पे रेंटल इनकम आता है। मल्टी सेंटर क्लाइंट 40% है। इसका मतलब क्या, वही जो सारी चीजें कंपनी जो ये सारे सर्विसेज जो ऑफर कर रही है उसका मेन पर्पज यही है
कि एक क्लाइंट अगर हमारा विद इन स्टेट एक्सपैंड कर रहा है या उसी सिटी के अंदर और एंटर कर रहा है, किसी दूसरे स्टेट के अंदर एंटर कर रहा है, तो ऑफिस ही उसका प्रेफर चॉइस होना चाहिए। मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट का वॉलेट शेयर गेन करना, जो स्काई गोल्ड आरबीजेड करता है ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, ईएमएस कंपनीज करती है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक्नोलॉजी, कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से और वॉलेट शेयर गेन करते जा रहे हैं। सो वही स्ट्रेटेजी है इस कंपनी का भी इस सेगमेंट के अंदर। मतलब आप जितने ज्यादा सर्विसेज ऑफर करोगे, जितना डिपेंडेंट आप बेसिकली बना दोगे अपने कॉर्पोरेट को, अपने क्लाइंट को, उतना ज्यादा हाई चांस है कि वो आप ही के साथ आगे एक्सपैंड करने को प्रेफर करेगा। ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी अगेन 73% के आसपास है। देन कॉर्पोरेट एमएनसी, अगर आप क्लाइंट मिक्स देखोगे तो 66% जो क्लाइंट है इस कंपनी के कॉर्पोरेट एमएनसीज हैं, एसएमईज 20% है, स्टार्टअप 13% है, एंड फ्रीलांसर्स 1% है। तो क्लाइंट मिक्स काफी अच्छा है। दूसरा, पहले कुछ टाइम तक इनका जो आईटी सेक्टर है उसमें डिपेंडेंसी काफी ज्यादा होती थी। मोर देन 50% जो क्लाइंट्स है कंपनी के वो आईटी सेक्टर से होते थे, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से इन्होंने काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है। अब इसका बेनिफिट ये है कि कल को अगर आईटी में कुछ रिसेशन होता है या आईटी में सेक्टर में ओवरऑल प्रॉब्लम होता है, तो कंपनी के बिजनेस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन कर दिया आज के टाइम पे। देन ये दो मेन सेगमेंट है। सो सबसे हाई ग्रोथ तो कंपनी के मेन बिजनेस से आ रहा है, जो इनका कोवर्किंग का बिजनेस है, रेंटल इनकम है, 60% का ग्रोथ है Q4 में। डिजाइन एंड बिल्ड का Q4 में 21% का ग्रोथ है, थोड़ा सा ग्रोथ रेट घटा है, पहले ये 30-35% पे ग्रो करता था। एंड रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो 79% Q4 में जो रेवेन्यू है कंपनी का वो कोवर्किंग से आया, बाकी 20% इनका ये डीएनबी वाले बिजनेस से आया। रेवेन्यू अगर हम Q4 में ओवरऑल देखें कंसोल लेवल पे, तो 46% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। अब जो गाइडेंस है इनका वो 30% का रहता था, और यानी गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट पूरे साल में आप देखोगे तो 42% का ग्रोथ है। हर एक क्वार्टर में इनको पूछा जाता था कि आप ऑलरेडी गाइडेंस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत बेटर नंबर रिपोर्ट कर रहे हो, लेकिन स्टिल उसके बाद भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस अपना 30% ही मेंटेन रखा था, तो गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। इबिट्टा में 73% का ग्रोथ है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। और मार्जिन भी हमने डिस्कस किया कि 1.5% का इनका गाइडेंस था, बट एक्चुअली में मोर देन 4% का इंप्रूवमेंट आया है इबिट्टा मार्जिन के अंदर। देन पीबीटी पैट में भी आप देखोगे तो काफी सॉलिड इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी FY25 के अंदर। सो काफी अच्छे नंबर इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। सो रिजल्ट अगर हम देखें तो काफी अच्छा है। कॉनकॉल के अगर मेन पार्ट का डिस्कस करें तो ये सारे सर्विसेज तो कंपनी ने ऑफर करे, मतलब लॉन्च करे ही हैं, एंड FY26 में इसको कंपनी स्केल अप करेगी। इन्होंने एग्जैक्ट डिटेल में इनका बताया भी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फोकस है, एफएनबी पे क्या फोकस है, इको मोबिलिटी के साथ में कंपनी किस तरीके का टाई अप का प्लान है इनका, वो सारी चीजें डिटेल कॉनकॉल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। मेन सबसे पहले सीट एडिशन की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का FY25 में गाइडेंस था कि 35,000 सीट्स हम ऐड करेंगे, टोटल इन्होंने 39,000 सीट्स ऐड करे हैं। अब FY26 के लिए सेम नंबर ऑफ सीट्स का इन्होंने गाइडेंस दिया है, 39,000। तो करंट अगर आप इनका ऑपरेशन सीट्स देखोगे तो 1,34,000 के आसपास टोटल सीट्स हैं। उस पे अगर कंपनी 39,000 सीट्स और ऐड करती है FY26 के अंदर, तो लगभग 29% का ग्रोथ हो गया। FY25 में 40% से कंपनी का नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुआ है, FY26 में 29% का गाइडेंस है। अब अगेन वही हमने डिस्कस किया कि गाइडेंस ये बहुत कंजर्वेटिव देते हैं, 30% का, 25% का, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत उससे भी काफी ज्यादा बेटर आता है कंपनी का। देन रेवेन्यू का गाइडेंस कंपनी का फिर से सेम रखा है इन्होंने 30% का, जो FY25 में था, लेकिन पूरे साल में कंपनी ने 42% का एग्जीक्यूशन किया है। तो वही देखना होगा कि कितने बड़े मार्जिन से उसको आउट परफॉर्म करता है कंपनी। और अगर हम इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो पहले एक्सपेक्टेड था कि मे बी कंपनी के मार्जिन ये सस्टेनेबल ना हो, बिकॉज गाइडेंस से बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने अचीव किया है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि FY26 में ये इबिट्टा मार्जिन हमारा सस्टेन रहेगा। इनफैक्ट होप है इसको हम थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो मार्जिन भी इंप्रूव होगा, ग्रोथ का गाइडेंस सेम रखा है, और नंबर ऑफ सीट्स का गाइडेंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही लगता है, 29% का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे बेटर कंपनी कर सकती है FY26 के अंदर। अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स मतलब करंट पी जो है इनका वो 108 109 के आसपास दिख रहा है स्क्रीनर पे। मे बी वहां पे जो अदर इनकम आया इस कंपनी को 25-26 करोड़ का, उसको एक्सक्लूड करके वो देख रहे हैं। उसको इंक्लूड करके अगर आप देखोगे तो करंट पी 69-70 का है, बट यस उसके बेस के ऊपर अगर हम देखें तो पैट का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं आएगा कंपनी का FY26 के अंदर, क्योंकि अदर इनकम ये इस साल नहीं रहेगा। सो आई मीन इबिट्टा ग्रोथ अगर कंपनी 34% का इबिट्टा मार्जिन दिखा रही है, तो पैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि मे बी समवेयर अराउंड 25-30% के आसपास रह सकता है। सो फॉरवर्ड पी इनका वही 80-100 के आसपास ही आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स हमको थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है इन कंपैरिजन टू EFC, लेकिन इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो एग्जीक्यूशन है, वो कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा अच्छा है।
आई मीन पूरे साल में कंपनी ने 42% पे ग्रो करा है, तो उस परफॉर्मेंस भी उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा कर रही है कंपनी। यहाँ पे ईएफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिजल्ट आई थिंक परसों ही है, कि एटलीस्ट अपने ग्रोथ को इंप्रूव करे। लास्ट क्वार्टर में काफी खराब नंबर आया था कंपनी का, सिर्फ 5% का ग्रोथ था। हालांकि उनका वो जो फर्नीचर ट्रेडिंग वाला बिजनेस था उसकी वजह से मेजर इंपैक्ट था। पूरे साल का गाइडेंस उन्होंने 50% दिया है, तो वो देखना होगा कि ईएफसी का कैसा रिजल्ट आता है Q4 के अंदर। वैल्यूएशन वाइज ईएफसी ऑफ कोर्स काफी काफी बेटर वैल्यूएशन पे है, री रेटिंग का स्कोप ज्यादा है, लेकिन वो स्कोप तब ज्यादा बनेगा अगर उसका परफॉर्मेंस भी ऑफिस के लेवल पे आएगा, या एटलीस्ट ऑफिस को आउट परफॉर्म करेगा, तब तो और अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो वो सारी चीजें देखेंगे, रिजल्ट परसों है, जब आएगा उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ऑफ कोर्स ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखना ही है। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।